ठीक है। ओके, हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना की, किसकी प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। अच्छा, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो प्रस्तावना है ना, वो भारतीय संविधान की शुरुआत में दी गई एक संक्षिप्त रूपरेखा है। हम जो यहाँ पर में एक हमारा पास इमेज है, ये देखो, ये जो हमारे पास इमेज है ना, ये हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताती है। हमारा भारतीय संविधान को ये बताता है कि हम किस तरीके से हमारा संविधान वर्क करता है, किस तरीके से संविधान कार्य करता है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त रूपरेखा, एक ड्राफ्ट कह सकते हैं इसको, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट है ये। ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, सोवर्जिन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो कह सकते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान की शुरुआत में दी गई एक संक्षिप्त रूपरेखा है, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है ना। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ड्स आपको याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई उसका उद्देश्य क्या है। हर किसी पर्सन का लाइफ में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो प्रियम्बल का भी कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? सबसे पहला सोवर्जिन, ठीक है, फिर सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है उसके। हिंदी में बताऊं तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब क्या है, उसके उद्देश्य है। ठीक है। इसे संविधान का मार्गदर्शक कहा गया है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे एज अ इस टाइप से पूछे कि संविधान का मार्गदर्शक किसे कहा गया है, और ऑप्शन में आपको प्रियम्बल दिख जाए, तो आपको कौन सा टिक करना है? प्रियम्बल को टिक करना है। ठीक है। और ये मार्गदर्शक है, तो ये कुछ ना कुछ बताती होगी। तो ये क्या बताती है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, समझे, किस दिशा में ग्रोथ करेगा। तो ये था कुछ प्रियम्बल का बैकग्राउंड। ठीक है। तो ये है हमारा, ये रहा आपका एक फोटो, मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है इसका। ठीक है। अब देखो आगे, मैंने यहाँ पे बताया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा इसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन्हें सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उसके आगे का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये लाइन जो लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जामिनेशन में कभी कभार क्या होता है कि ये आपको एक लाइन दिया जाता है। ठीक है, ये लाइन दिया रहता है, और इस लाइन में कुछ चीजें मिसिंग कर देता है, वो कुछ चीजों को गायब कर देता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम बचपन में करते थे, फिल इन द गैप्स, उसी तरीके से वो ऐसे ब्लैंक कर देगा और बोलेगा कि बताओ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। तो ये आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी इसका हमने आगे डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या होता है ये चीज है। वी द पीपल ऑफ इंडिया टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens like justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, religion and worship। आप यहाँ पे ये वर्ड्स देखोगे ना, तो ये बताता है कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। क्या भारतीय नागरिकों को विचार का अधिकार प्राप्त है, हाँ या ना? बिल्कुल प्राप्त है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है। क्या विश्वास का है? बिल्कुल है। रिलीजन की है, धर्म की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है। पूजा वगैरह करने की, ये क्या इसमें कहता है? रिलीजन में ही आ जाता है। तो सबकी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को बताता है कि भाई साहब, आपको इस तरीके की चीजें प्राप्त है। अच्छा, ये हो गया आपका कुछ। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओनली रिमेंबर द बेसिक्स। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे ऊपर कर दूं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ये क्या है पूरा लाइन? किसी को याद है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या होता है? हाँ, और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था। ये कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, आप मुझे बताइए। और किसी को याद है ये पूरा जो मैंने अभी बताया, विद द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके पता है किसी को?
ठीक है। आपको याद है ये क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पूरा सेंटेंस नहीं पता, याद है? देखो मैं आपको कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो ना कुछ बेसिक्स अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम कुछ चीजों के बारे में लिखेंगे यहाँ पर मैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक ये बात याद रखिएगा कि प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना, तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये भारत का मतलब संशोधन संशोधन हुआ है? कभी भी संशोधन हुआ है इसमें, या फिर किया जा सकता है इसमें संशोधन? एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। सबसे पहले जो है ये प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है अभी तक? कितने बार संशोधन हुआ है? हमारा प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि ये जो संशोधन हुआ है, कि ये किसके सरकार में हुआ है? ये जो संशोधन हुआ है ये किसके सरकार में हुआ था, किसी को पता है? ये हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में। इंदिरा गांधी जी के सरकार में जो है, गवर्नमेंट में जो है, ये आपका अमेंडमेंट हुआ था। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप भी नोट कीजिएगा, ठीक है। ये जो संशोधन हुआ था, ये संशोधन कौन सा था? ये था आपका 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अच्छा जी, ये जो हुआ था, इसमें क्या सब चीजें ऐड की गई थी? हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल लिखा हुआ था वो एज इट इज था, लेकिन कुछ चीजों को क्या किया गया, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई में कौन कौन सी चीजों को मॉडिफाई किया गया था? पहला तो आ गया आपका समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसको लोग धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष सही नहीं है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और एक कौन सा था? एक था आपका अखंडता, अखंडता, ठीक है, अखंडता। ये तीन चीजें, ये तीन वर्ड जो है, इसी से आपका जो क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन बनता है वो इसी तीन लाइन से बनता है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है, और वो इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अच्छा जी, ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इससे कुछ चीजें आपको याद आ रही है क्या? हम जब पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में तो इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस यहाँ पे ये याद रखिए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आपका लघु संविधान। अच्छा जी, अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करूं दोस्तों, तो इसमें और क्या चीजें ऐड की गई थी 42वां संविधान संशोधन में, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है? क्या यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? जल्दी बताइएगा। जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैंने बताया था, जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? फंडा, लिख लीजिएगा साइड में, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जो है क्या किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, आगे हम जब बात करेंगे इसके बारे में तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तीन चीजें हमारी ऐड की गई थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आते हैं कि जो हमने पढ़ा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके, कि इसमें क्या क्या चीजों को ऐड किया गया है, न्याय कितने प्रकार के हैं, फ्रीडम इसमें कितने प्रकार का है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में भी हाँ अभी देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर, कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें न्याय की कितनी बार बात की गई है? न्याय की कितनी बार बात की गई है? तो आइए देखते हैं कि न्याय की कितनी बार बात की जा चुकी है। ये है हमारा प्रियम्बल का ये पार्ट। यहाँ पे देखो न्याय के बारे में कितने बार बात की गई है। पहला हो गया आपका, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ तब आपको अच्छे से और दिखेगा। ये जो चीजें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से आते हैं और एक्स्ट्रा कहीं से नहीं आता। ये पीडीएफ मैंने इसलिए लिखा रखा हुआ है क्योंकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे न्याय आपको कितने प्रकार का दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल,
इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन प्रकार के न्याय जो है हमें, सॉरी, ये तीन प्रकार के न्याय हमें देखने को मिलता है। न्याय, न्याय लिखिएगा, न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के न्याय है? पहला हो गया आपका सामाजिक, ठीक है, पहला हो गया आपका सामाजिक। दूसरा हो गया आपका कौन सा? आर्थिक। और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका राजनीतिक। तीसरा हो गया हमारा राजनीतिक। ये तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में और जो प्रस्तावना है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्याय। सेकेंड वर्ड आता है आपका, सेकेंड क्या आता है? सेकेंड आता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता की बात कितनी बार की गई है? तो 5 बार की गई है। ये मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा। पांच कौन कौन से स्वतंत्रता की बात की गई है? अच्छा, यहाँ पे जो मैंने न्याय लिखा हुआ है, ये पता है आपको ये न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से यह न्याय लिया गया है? बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये आता है रशिया से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब स्वतंत्रता की बात करूं तो पहले क्या होता है, मैंने अभी अब कुछ देर पहले जब मैं पढ़ रहा था प्रियम्बल को, तो मैंने आपको बताया था कि विचार की स्वतंत्रता है या नहीं है? विचार की स्वतंत्रता बताइएगा। विचार की स्वतंत्रता हो गया पहला। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया। ठीक है। तीसरा हो गया आपका कौन सा? विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता। चौथा कौन सा हो गया आपका? उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है जी, उपासना की स्वतंत्रता हो गया। और चौथा, सॉरी, लास्ट कौन सा हो गया? धर्म की स्वतंत्रता। कौन सी हो गया? धर्म की स्वतंत्रता। ये हो गया आपका स्वतंत्रता। कितने टाइप के? 5 प्रकार के। ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, वरना क्वेश्चन छूटेंगे तो फिर मुझे मत बोलना। फिर आता है आपका एक और, तीसरा आता है आपका कौन सा? समानता। समानता, इक्वालिटी, समानता। ठीक है जी, समानता किस चिड़िया का नाम है वो भी देखो। समानता कितने प्रकार के हो गए हैं? ये 2 प्रकार के हो गए। ये कहाँ से लिया गया है भाई साहब? ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। पहला कौन सा हो गया? अवसर की स्वतंत्रता, सॉरी, अवसर की समानता। ठीक है, अवसर। और फिर क्या हो गया? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, सॉरी, समानता। तो ये होगा स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ये मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है। पहला हो गया न्याय, न्याय। दूसरा हो गया स्वतंत्रता। तीसरा हो गया समानता। ये तीन चीजें जो है। और कितने टोटल हो गए? 1 2 3, है ना? और 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 वर्ड्स को जो है वो 3 शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया है? बताइए फटाफट से। क्या किया गया है? ठीक है। तो आगे देखें, बताइए, आगे देखें। ठीक है, वो मैंने आपसे पूछा है। वो कहाँ से लिया गया वो तो मैं बताऊंगा ही, पर दिमाग तो लगाओ कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन में बस इतने सही क्वेश्चन आता है और अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जामिनेशन में। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके सामने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया। इसमें से बताओ आप मुझे कि इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई क्वेश्चन है क्या इसमें से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है? अच्छा, ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी जो मैंने बताया है उसमें से बताओ। अभी किसने अभी किसने सर कहा था? सर हो गए, चुप क्यों हो गए? अब सर के बारे में मैं सब कुछ बताऊं? मैंने क्या बताया इसमें? जो मैंने बताया है उसमें बताओ, कोई प्रॉब्लम है? उसका तो मैं अभी वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा ही कि सामाजिक क्या होता है, आर्थिक क्या होता है। लिख लिया आप लोगों ने? ये नहीं, जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, या मैं ही आप लोगों का काम मैं ही कर देता हूँ, रुको। चलो, मैंने ले लिया है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा।
ठीक है, अब देखें इस सब के बारे में। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये चीजें ये मैंने आपको एज अ ट्रायंगल बताया है हुआ है, ये चीजों को याद रखिएगा, एक दो और तीन, ये तीन चीजों को याद रखिएगा। चलो भाई, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता ये वर्ड को जोड़ा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। Preamble is the introduction of rule of the or the constitution. The preamble of the Indian constitution is based on the objective resolution presented by पंडित नेहरू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर हो गया वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वेर इंक्लूडेड इन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, यहाँ लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर बारी आती है यहाँ पर में वर्ड्स की, कि ये जो प्रस्तावना में जो उल्लेखित कुछ शब्द है, प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्द हो गए, जैसे हम भारत के लोग, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब क्या होता है? बताऊं इसके बारे में? ठीक है, जैसे यहाँ पर में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंग्लिश में बताऊं यहाँ पर मैं, इंग्लिश में ये अच्छा होगा। देखो क्या है कि ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश मैंने लिखा हुआ है और हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड है, तो कुछ चीजें ऐसी ट्रांसलेटेड होती है जो हिंदी में भी समझ में नहीं आती, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। ओके, तो डोंट वरी। तो है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया? हम भारत के लोग। इसका मतलब है, इट मीन्स दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द पब्लिक ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम sovereign. Hence, the right given to the Indian peoples are the basis of the constitution. This is, in other words, the Indian constitution is dedicated to Indian peoples. आपको ऊपर का लाइन को ध्यान में रखने की देने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड किया हुआ है अलग शब्दों में, अलग भाषा में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू द इंडियन पीपल। इससे कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया? इसका मतलब ये है कि संविधान को भारत के लोगों ने बनाया और अपनाया है। यह दर्शाता है कि देश का सर्वोच्च अधिकार जनता के पास है। राइट्स किसके पास है? जो राइट्स किसके पास है? राइट्स है इंडियन सिटीजन्स के पास, है ना, अधिकार है इंडियन सिटीजन्स के पास। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। चलो भाई, आगे चलते हैं। आगे है आपका सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी को क्या बोलते हैं? संप्रभु बोलते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभु। दिस वर्ड मीन्स दैट इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जामिनेशन में, बहुत बार फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस पूछता है मिसलेनियस में। ठीक है, पॉलिटी का भी एक अलग पार्ट होता है मिसलेनियस। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है कि द वर्ड मीन्स दैट इंडिया इज नेदर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री नॉर इज इट द डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो देश भारत है, हमारा जो देश इंडिया है, और यहाँ पर में है रशिया, ठीक है, और यहाँ पर में हो गया पाकिस्तान, ये हमारा, ठीक है, ये है। अब क्या होगा कि इंडिया जो है, पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है इंडिया पे, और इंडिया जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, बट रशिया आकर के इंडिया को कहती है कि आप पाकिस्तान पे हमला मत कीजिए। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, मतलब उन पे हमला मत कीजिए। तो इंडिया कहेगा कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। हमें कोई भी राइट लेना हो, हमें कोई भी कह सकते हैं कुछ भी करना हो, हम किसी भी कंट्री से नहीं पूछेंगे। ठीक है, और ना ही हमारा कोई डोमिनियन है। अब इसका हिंदी में मतलब समझो। भारत एक स्वतंत्र देश है, ये तो हर किसी को पता है। इंडिया इज अ फ्रीडम स्टेट। ठीक है, जो अपने सभी निर्णय खुद ले सकता है, किसी भी बाहरी ताकत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ गया? सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु, खुद में ही वो अपने में सब कुछ है। ठीक है, तीसरा आता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। क्या मतलब होता है? समाजवादी। ठीक है, आप समाजवादी से क्या मतलब चल रहे हैं? जैसे लिबर्टी हो गया, गांधी हो गया, ठीक है, वैसे ही समाजवादी है, सोशलिस्ट कहते हैं। ये देखो, द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स अ स्ट्रक्चर इन विच देयर इज इक्वल हार्मोनी in distribution along with public ownership or control over the main mean of production, capital and land and property। क्या कहता है? इसका मतलब है कि देश में समानता और सामाजिक न्याय होगा। क्या होगा? समानता और सामाजिक न्याय होगा।
ठीक है, सरकार सभी लोगों को बराबरी का मौका देने का प्रयास करेगी। हर किसी को क्या करेगी, इक्वल हार्मनी मतलब इक्वल राइट देगी। समझ में आ गया कि समझ में नहीं आ गया? जैसे कि आप एग्जामिनेशंस की बात ले लो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात ले लो, ठीक है, सरकारी नौकरी की बात कर लो, सरकारी एग्जाम्स की बात कर लो। यहाँ पर में एक कास्ट आता है SC ST जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है, और एक कास्ट आता है जनरल। ठीक है, जनरल। अब देखो इनको रिजर्वेशन प्राप्त है, तो क्या जनरल वालों को रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है? बिल्कुल प्राप्त है। EWS है ना, EWS है कि नहीं है? अब देखो EWS के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ईडब्ल्यूएस को जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और ये 103वां कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, बहुत लेटेस्ट है ये, 2019 में हुआ था ईडब्ल्यूएस 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, देखो, तो क्या हो गया, इसका मतलब यही होता है समाजवादी का, कि सरकार किसी के अंदर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, देश में समानता लाएगी, सामाजिक न्याय होगा, सरकार सभी लोगों को बराबरी का मौका देने का प्रयास करेगी, खास करके गरीब और जरूरतमंद लोगों को। समझ में आ गया क्या सोशलिस्ट का मतलब? समझ में आया? बताओ जल्दी फटाफट से। एक और वर्ड इसमें आता है, सेक्युलर। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था पंथ निरपेक्ष, इसको ऐड किया गया कि नहीं किया गया? पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष। अच्छा जी, ये पंथ निरपेक्ष किस चिड़िया का नाम है वो भी देखो। ठीक है, देखो, द वर्ड सेक्युलर स्टेट, ठीक है, was not clearly mentioned in the constitution. ठीक है, however there is no doubt that the makers of the constitution wanted to establish such a state. Therefore article 25 to 28, right to religious freedom, and were added to the constitution. All the concepts of secularism are presented in the Indian constitution. That is, all the religions in our country are equal and they have the equal support from the government. आप इस तीनों लाइन को भूल जाओ, इस तीनों लाइन में क्या लिखा है उसको भूल जाओ। लास्ट लाइन जो देखो ना, आई डॉट ई डॉट लगा करके पूछ रहा है, डेट इज करके लिखा हुआ है, कह रहा है सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। ऐसे तो पंथ निरपेक्ष का कहीं पे भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन इसको जो है बाद में ऐड किया गया। ठीक है, और इसको कहाँ रखा हुआ है? इसको रखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 से 28 में। हमने बात किया था ना, तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में किया था कि नहीं कहा किया था? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात किया हुआ है हमने ऑलरेडी। तो कहता है कि ऑल द रिलीजियस, जितने भी धर्म है हमारे देश में, वो बिल्कुल समान है। सरकार के धर्म में क्या है? बिल्कुल समान है, और सरकार जो है वो इस धर्म का, हर धर्मों का इक्वली ट्रीट करेगी। इक्वली क्या करेगी? ट्रीट करेगी उनको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई धर्म सरकार की नजर में बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसे एक दो तीन चार, आपको कुछ चार वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। इन चार वर्ड्स में से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको इन चार वर्ड्स में से? वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर। नहीं, ये एग्जाम में नहीं आते, बस आपको पता होना चाहिए। खास करके एग्जामिनेशन में अगर वो पूछना चाहेगा तो वो आपको एग्जाम्पल से पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बताया है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये होता क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, ये हो गया आपके चार वर्ड्स। फिर आता है आपका लोकतांत्रिक। क्या इस वर्ड को भी बताना पड़ेगा मुझे, कि बताना पड़ेगा इस वर्ड को, डेमोक्रेटिक को? चलो मैं बता देता हूँ डेमोक्रेटिक होता क्या है। देखो, द वर्ड डेमोक्रेटिक has been used in a broad sense in the preamble of constitution, which includes which includes not only political democracy but also social and economical democracy. Political, social and economic democracy, adult suffrage, social election, supremacy of law, independence of judiciary, absence of discrimination are the form of democratic characteristics of Indian polity. क्या मतलब हुआ? ये पूरा लाइन का ये चार लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप आसान भाषा में ये समझिए कि भारत में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, हर व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। इसको कहते हैं लोकतंत्र, है ना, कहते हैं ना लोकतंत्र। हमारे देश में क्या चल रहा है? डेमोक्रेटिक चल रहा है, रिपब्लिक चल रहा है, या फिर हमारा हायरार्की चल रहा है, या फिर डिक्टेटरशिप चल रहा है? आप मुझे ये बताओ, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है? क्या हमारा कंट्री डिक्टेटरशिप में है या फिर डेमोक्रेटिक है? आप कैसे कह सकते हो कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है और वो है और डिक्टेटरशिप नहीं है? बताओ। डेमोक्रेटिक, ठीक है। डिक्टेटरशिप को क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप को कहते हैं तानाशाही।
ठीक है, क्या कहते हैं, तानाशाही। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पे जनता का वर्चस्व रहता है, जनता का क्या रहता है, वर्चस्व रहता है। अच्छा, वर्चस्व का मतलब क्या मतलब हुआ, वर्चस्व का मतलब हुआ है द सुप्रीम, क्या कौन होता है यहाँ पर में, सुप्रीम कौन होता है, सिटीजन होती है। मतलब क्या, जनता जो चाहेगी वही होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं 18 साल का हो चुका हूँ। पहले तो यहाँ पर मैं वयस्क मताधिकार के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे हमारा देखो मोटिवेट मेरा मतलब क्या रहता है कि मैं एक टॉपिक से आपको 3 से 4 टॉपिक बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉल वोटिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉल। हमारा टॉपिक ये काफी छोटा है, इसलिए मैं आपको एडिशनल चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रल वोटिंग सिस्टम, क्या कहते हैं इसको, मताधिकार कहते हैं। ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ। तो कितने का हो चुका हूँ, 18 साल का हो गया हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ 1990 की। कब की बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस समय मेरी उम्र कितनी है, 18 साल है। 18 ईयर्स है मेरी एज, उस समय की बात करता हूँ तो, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉल वोटिंग सिस्टम 1990 की पहले की, बिफोर, है ना, पहले की बात करूं, यानी कि 1988 की बात करता हूँ। ठीक है, 1989 की मैं बात करूं। ठीक है, तो क्या हुआ था उस समय, क्या था उस समय, क्या होता था कि जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम का जो हमारा एज है, वो क्या 18 वर्ष का हुआ करता था। जो एज है हमारा, क्या वो 18 साल का था, तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। उस समय जो हमारा वोटिंग सिस्टम का एज था वो था 21 ईयर्स, है ना, बिफोर 1989। बट 1889 में एक कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसको कहते हैं हम 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये, 1989 में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा वोटिंग सिस्टम है, मताधिकार की आयु है, उसको 21 ईयर से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया, 18 साल का कर दिया गया, है ना। यानी कि आप सभी लोग क्या है, वयस्क मताधिकार है। तो बताओ मुझे, मैं क्या उस समय 1990 में 18 साल का था, तो क्या मैं वोट दे सकता था, क्या मैं वोट दे सकता था, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। बताओ, दे सकता था। समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को। तो बोलो नहीं यार, ऐसे चुप क्यों बैठे हुए हो, ऐसे चुप क्यों रहते हो, पहले तो मुझे ये इसका आंसर दो कि चुप क्यों रहते हो। मैंने यहाँ पर मैंने माइक का ऑप्शन बंद कर रखा है क्या। मैं 2 बार पूछ चुका हूँ, समझ में आया, समझ में आया, मुझे लगा कि कनेक्शन लॉस हो चुका है, इसलिए आपको आंसर नहीं आ रहा, आप उस तरफ से समझा करो यार, रिकॉर्डिंग चल रही है, कुछ तो समझा करो। मैच्योर हो ना, 18 साल से ऊपर हो ना सारे के सारे। मुझे तो लगता है कि सारे 18 साल से ऊपर हो, तभी तो रेलवे का फॉर्म फिल किया है। देखो, मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैं वोटिंग सिस्टम की, मताधिकार की बात करता हूँ। ठीक है, मताधिकार की बात करता हूँ। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, मताधिकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, और इसको समझो कि मेरी एज जो है वो 18 साल हो चुकी है, 18 ईयर्स हो चुकी है, 1989 में, 1989 में हो चुकी है। ठीक है, 1989 में हो चुकी है, 18 साल का मेरा उम्र हो चुका है, और मुझे वोट डालने के लिए जाना है। ठीक है, तो उस समय में क्या था 1989 में, उससे पहले क्या होता था, मेरी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल मेरा उम्र होना चाहिए। क्या करने के लिए, वोट डालने के लिए, क्या करने के लिए, वोट डालने के लिए। ठीक है, 21 साल होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था 1989 में। जिसमें क्या हो गया कि जो मताधिकार का जो उम्र है, ठीक है, मताधिकार का जो उम्र है, उसको 21 साल से घटा करके, 21 ईयर से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया, कि अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो आप इंडिया में वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं या होंगे। समझ में आया ये बात, आप क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था मैं डेमोक्रेटिक की और डिक्टेटरशिप की।
डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन था बताओ? हिटलर था कि नहीं था? ठीक है। तो डेमोक्रेटिक की जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रियम्बल में इसका उल्लेखना है कि नहीं है? कि नहीं है, कि नहीं है प्रियम्बल? तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जनता का वर्चस्व होता है, सुप्रीम होती है जनता। जनता चाहेगी तो कोई सरकार सरकार सत्ता में रहेगी, जनता नहीं चाहेगी तो कोई भी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। ठीक है। आपने एक समय में केस सुना था नोटा का, आपने देखा है? आप लोगों में से किसी ने वोट दिया है किसी को भी? आपने वोटिंग की हुई है आप लोगों ने? आपने एक बटन देखा है वहां पर में नोटा का? क्या होता है, क्या होता है नोटा? पहली बात तो पहली बात तो ये है, सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। पहली बात तो ये है कि मानसी, आपने जो बोला कि बंगाल में होता है कि नहीं होता है ये पता नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपको इंडियन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई स्टेट नहीं करवाती है। ठीक है। ये सेंट्रल करवाती है, और जो इलेक्टोरल वोटिंग कमीशन है वो किसी स्पेसिफिक स्टेट का नहीं है। तो आप जब भी वोट देते हैं, ये जो आपके पास जो एक बॉक्स टाइप का रहता है, और यहाँ पे पार्टी का चिन्ह, यहाँ पे बटन रहता है, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखता है नोटा का। ठीक है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। मतलब अगर आप किसी भी सरकार से प्रसन्न नहीं है, किसी भी सरकार से खुश नहीं है, तो आप इस बटन को दबा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया नोटा, है ना? तो मतलब क्या हुआ डेमोक्रेसी का? मैं इतना चीजें आपको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको डेमोक्रेटिक जैसे वर्ड में किसी प्रकार का इश्यू होगा। ठीक है। तो ये था डेमोक्रेटिक का मतलब। तो इतना पता चला कि आपको, मैंने आपको 6 से 7 वर्ड्स एक्सप्लेन किया है। इतना पता चल गया? ठीक है। फिर आती है बात यहाँ पर मैं किसकी ले जाऊं? मैं डेमोक्रेटिक, फिर आ गई है बात रिपब्लिक की। ठीक है। अब रिपब्लिक का मतलब बताओ, ये पढ़ करके क्या लिखा हुआ है? द यूज ऑफ द वर्ड रिपब्लिक। पहले तो मुझे ये बताओ कि रिपब्लिक का हिंदी क्या होता है? बताओ, पता है किसी को? यहाँ पे न्याय लिखा हुआ है, तो इसको मैं ठीक करवा दूंगा। ठीक है। ये देखो, पहले क्या है? इसको हम कह सकते हैं रिपब्लिक को गणराज्य। क्या कह सकते हैं? गणराज्य कह सकते हैं। ठीक है। The use of the word republic in the preamble throws light on the fact that, or out of the two types of democratic system, मैंने अभी बताया था आपको, हेरिडेटरी डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज adopted under the Indian constitution। ठीक है। इन रिपब्लिक, the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period। The meaning of republic includes two more things। ठीक है। The first is that political sovereignty is in the hands of the people instead of being in the hand of a single person like a king। The second is the absence of privileged class, therefore every public office will be open to every citizen विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने कुछ इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो मैंने इसका लिखा हुआ है ना, ये आपके काम की चीज नहीं है। मैंने ये दिया हुआ है कि जिससे आप इसको पढ़ सके। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है। ठीक है। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, इसको कंसिडर मत करना, इसको लिखो गणराज्य। ठीक है। अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊं क्या कि इसका मतलब क्या हो गया जो रिपब्लिक हमने यहाँ पर में देखा देखा। रुको, यहीं पे देख लेते हैं रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक जो है ना, जिसको हम गणराज्य कहते हैं, इसका मतलब है कि भारत में देश का प्रमुख, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि देश का प्रमुख कौन होता है? भारत देश का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। देश का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है। और क्या इसे हम, क्या हमने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को चुना है? क्या हमने उनको चुना है? क्या हम प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनमें? डायरेक्ट होता है। समझ में आ गया। समझ में आ गया मेरे को। इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ तो कुछ समझाना रहता था। देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी इनको हटा दो। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम सीधा चुनते हैं। ठीक है। हम किसको सीधा चुनते हैं? तो हम एमपी को चुनते हैं सीधा, हम सीएम को चुनते हैं सीधा। हाँ, यहीं पे अगर मैं बात कर दूं गवर्नर की, गवर्नर को चुनते हैं भाई सीधा। चुनते हैं गवर्नर को। हाँ, वेरी गुड। किसने कहा? हाँ,
गवर्नर का चुनाव में हिस्सा लिया है? राज्यपाल के चुनाव में हिस्सा लिया है चंदन कभी? देखो, अब क्या होता है कि जो राज्यपाल है ना, ये सेम बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह ही होते हैं। ठीक है, किसकी तरह होते हैं? बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह ही होते हैं। राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यपाल को, ना कि आप चुनते हैं। हर समझ में आ गया कि ना? हर स्टेट का राज्यपाल किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बात है डायरेक्ट इलेक्शन की, तो एमपी सीएम वगैरह जो भी हो गए, आपके क्षेत्र के नेता हो गए, चेयरमैन हो गए, इन सबको आप चुनते हैं। ठीक है, ये नेता ही किसको चुनते हैं? एमपी एमएलए को चुनते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं। ठीक है, और यही एमपी एमएलए जो है आपके जाकर के किसको चुनते हैं? ये चुनते हैं आपके प्रेसिडेंट को जाकर के। ठीक है, तो हमने किसको वोट दिया था? हमने वोट दिया था नेता को। हमने किसको वोट दिया था? हमने वोट दिया नेता को। नेता ने किसको चुना? नेता ने चुना प्रेसिडेंट को। तो ये क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। और ये देखो, ये है आपका इनडायरेक्ट। है ना? इतना बात समझ में आता है कि नहीं आता है? अब मान लेते हैं कि मैंने क्लास में एक चुनाव करवाया। ठीक है, मैंने चुनाव करवाया एक्स और वाई पर्सन के बीच में, सॉरी, समझो कि मैंने चुनाव करवाया है, ये एक्स नाम का व्यक्ति है, आप इसको चुनेंगे। और मैंने कहा कि ये जो एक्स है ये वाई को चुनेगा। ठीक है, किसको चुनेगा? ये वाई को चुनेगा। आपने किसको चुना? एक्स को चुना। यू का मतलब हो गया आप। और ठीक है, ये हो गया मैं। ठीक है, मैं कौन से पोस्ट पे जाऊंगा? ये बंदा चुनेगा, जिसको आप लोग चुन रहे हो। ठीक है, आपने इसको वोट दिया, और यहाँ पे है ना, एक बंदा और खड़ा है और एक बंदा और खड़ा है, तीन लोग खड़े हैं यहाँ पर, समझिएगा, एक, दो और तीन। ठीक है, तो आपने जब मुझे चुना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। और ये जो तीन बंदे यहाँ पे खड़े हैं, जिसको एक्स नाम का व्यक्ति चुनेगा, यही क्या हो गया आपका? यही हो गया आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे जब हमारा कौन सा चैप्टर आएगा? पार्लियामेंट का चैप्टर आएगा। जब हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर आएगा तो इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन से समझेंगे, और जब हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक आएगा तो। इतना मुझे बताइए कि जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन बताई, ये बातें आपको क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? देखो, रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक कहते हैं भारत में देश का प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और यह पद वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, वंशानुगत का मतलब यहाँ पर में क्या हो गया? क्या है वंशानुगत का मतलब? इसको बोलते हैं मोनार्की। ये हो गया आपका मोनार्की। कौन सा हो गया? मोनार्की। अब देखो, ये आपको क्या लगता है कि ये ऐसा नहीं होता है? ये इलेक्टेड किया जाता है एमपी एमएलए के द्वारा। मगर मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं आपको, कि यानी भारत में कोई राजा या रानी का शासक नहीं है, बल्कि देश की जनता अपने नेता का चुनती है, और वही नेता देश की सत्ता चलाते हैं। ठीक है, और रिपब्लिक का मतलब होता है कि सत्ता का सबसे ऊंचा पद जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में होता है, न किसी एक परिवार के व्यक्ति के पास। समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ क्या? क्या राजा रानी चुनते हैं राष्ट्रपति को? बताइएगा, क्या राजा रानी राष्ट्रपति को चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। हमने ही तो चुना है। हमने ही चुना है, लेकिन इनडायरेक्टली चुना है, हमने डायरेक्ट नहीं चुना है, इनडायरेक्टली चुना है ना? क्लियर हुआ इतना बातें आप लोगों को? है ना? चलो भाई, ये हो गया आपका रिपब्लिक के बारे में बात। है ना? ये हो गई रिपब्लिक। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? समता। समता को क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं। क्या मुझे इस वर्ड को भी समझाना पड़ेगा क्या? हमने अपनी क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास थी फंडामेंटल राइट्स की, तो हमने वहां पर में बात किया हुआ था किसकी? तो हमने बात की हुई थी इक्वालिटी की। इक्वालिटी को क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। कहीं कहीं पे ये वर्ड आपको समता दिखेगा। है ना? अब देखो, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी सिटीजन विद अ राइट टू स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी व्हिच मींस एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज for any section of the society and provision of equal opportunity to every person without any discrimination। है ना? सिंपल सीधा समझो भाई, इसका मतलब है कि सभी लोग कानून और समाज की नजर में बराबर हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। है ना? इक्वालिटी का मतलब होता है यही। अच्छा जी, यहाँ पे फेटर्निटी लिखा हुआ है। फेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ऊपर देखो लिखा हुआ है, बंधुत्व। है ना? अब बंधुत्व से हमें क्या समझ में आता है? ब्रदरहुड। इसका मतलब एक ही बात रखो, ब्रदरहुड। है ना? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, two things have to be ensured in fraternity. First is respect for the individual, and second is unity and integrity of the country. The fundamental duty also talks about encouraging the feeling of brotherhood। हमने कल की क्लास में देखा था क्या? फंडामेंटल ड्यूटी में ब्रदरहुड के बारे में, भाईचारे के बारे में देखा था, हमने पढ़ा था इस वर्ड को। ये क्या कहता है? जो हमारा बंधुत्व है, ये कहता है भाईचारा को आप बढ़ाइए, भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, भाईचारा को आप बढ़ाइए, और हर किसी के ऊपर क्या कीजिए? रिस्पेक्ट कीजिए हर किसी का। ठीक है, आदर कीजिए हर किसी का। है ना?
रिस्पेक्ट कीजिए, बस यही बताता है आपका फ्रेटर्निटी के बारे में। तो ये हो गया आपका प्रियम्बल की क्लास खत्म यहाँ पर में, बस इतना ही था प्रियम्बल के बारे में। अच्छा मुझे आप बताइए कि जो मैंने आपको ये 10 वर्ड्स एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछिए। या फिर मैंने ये जो आपको रफ शीट में कुछ बताया है, इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है क्या?